हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल उद्गम पाठशाला। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है चैप्टर थर्ड, नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री का 10th क्लास का। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि अपने देश से प्रेम करना। तो ऐसा हमारे देश में ऐसा क्या हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान कि हम अपने देश से प्रेम कर रहे थे, हमारे मन में अपने देश के प्रति ऐसी प्रेम भावना उत्पन्न हुई। ऐसे कौन कौन से मूवमेंट चले हमारे देश में ब्रिटिश रूल के दौरान, और इसमें अलग अलग लोगों की कैसी भागीदारी रही। लास्ट में हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारे भारत में कैसे आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा। So, increase in defense expenditure of British Army was financed by introducing income tax by increasing taxes in India। क्योंकि ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिशर्स थे वो वो जो थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंक्लूडेड थे, ठीक है। और उनका जो एक तरह से जो फाइनेंस वो कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, यानी कि अपनी जितनी भी जरूरत थी उनको वो कैसे पूरी कर रहे थे, उसको कैसे फुलफिल कर रहे थे। हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जो टैक्सेस है उसको इम्पोज कर। सेकेंड पॉइंट है, through the war years prices increased doubling between 1913 to 1918 and caused hardship for common people। और इसमें जैसे जैसे ये वॉर के ईयर्स यानी कि युद्ध के जो साल हैं ये बढ़ते गए 1913 से 1918 के बीच में, तो इसमें लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ा। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट भी जो है स्टार्ट कर दिया था विलेजेस में। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती लोगों को बोले कि आपको जो है अब सेना में भर्ती होना है। और जब ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसी दौरान जो हमारे किसान भाई थे उनकी भी क्रॉप्स फेलियर हो चुकी थी, यानी कि जो खेती थी वो भी अच्छी नहीं हुई थी, जो फसलें थी उनका भी नुकसान हो रहा था। और लास्ट पॉइंट है 12 to 13 मिलियन पीपल डाई ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक। और 12 से 13 मिलियन के जो लोग हैं, यानी कि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 12 से 12 to 30 मिलियन जो लोग हैं वो मर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी महामारी आ चुकी थी। तो ये जो इम्पैक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे इंडिया पर पड़ा। अब आपने गांधी जी का तो नाम सुना ही होगा, है ना। तो इन्होंने जो है एक सत्याग्रह, जो एक आइडिया था सत्याग्रह का, उसको स्टार्ट किया। मेनली जो सत्याग्रह है ये एक नॉवल भी है, जिसमें कि ये बताया गया है कि गांधी जी के नेतृत्व में हम इंडियंस कैसे लड़े कॉलोनियल रूल के दौरान। ये जो मूवमेंट था ये नॉन एग्रेसिव था, यानी कि इसमें हम पीसफुली जो है सारा वर्क कर रहे थे, यानी कि पीसफुली शांति प्रिय जो है ये एक आंदोलन था। मास एजिटेशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित थे, बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें भागीदारी ली अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, यानी कि जितने भी अन्याय हो रहा था इसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी ली। इसमें कोई भी किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो रही थी। इट मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ। सत्याग्रह का मतलब था सत्य की राह पर चलना। महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो मूवमेंट्स है उसको अलग अलग जगह पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, जो ये सत्याग्रह है उसको लॉन्च किया, और ये सक्सेसफुल भी हुआ। 1916 में चंपारण इन बिहार, यानी कि बिहार के चंपारण में ये आंदोलन हुआ अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम। 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये जो है सत्याग्रह जो है आंदोलन चला, और 1918 में अहमदाबाद में ये आंदोलन चला कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो ये जो हमने लास्ट पॉइंट में ये जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं 1916, 1917 और 1918 में जो सत्याग्रह आंदोलन चला, ये कई बार मैप के क्वेश्चन में आ जाता है। और वैसे भी इस चैप्टर में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पक्का है कि एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट 1919। अब गांधी जी ने अपने सत्याग्रह को और बड़ा रूप देना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट जो 1919 में बना हुआ था, जो कि ब्रिटिश सरकार ने बनाया हुआ था। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार है, अगर हमारे इंडियंस में कोई भी लीडर जो है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है या कुछ भी ऐसे आंदोलन कर रहा है, तो उनको बिना किसी वार्निंग के जेल में डाल दिया जाता था 2 साल तक। तो गांधी जी इसके भी खिलाफ थे, तो इसलिए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह की भी शुरुआत की थी। अब इस एक्ट को, जो रॉलेट एक्ट का ये बन चुका था, तो इसमें एक हम ये भी चीज देख रहे हैं कि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है उस टाइम पे, क्योंकि मार्शल लॉ भी लागू हो चुका था, तो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है इसके बारे में आपने सुना भी होगा, जो कि अमृतसर के जलियांवाला बाग है उसमें ये जो इंसिडेंट है, ये जो कांड है वो हुआ था। तो इसमें क्या था कि 13 अप्रैल
यानी कि 13 अप्रैल को जो है बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो गैदर्ड हुए थे जलियांवाला बाग में। और ये जो इंसिडेंट है 1919 में हुआ था, 1919 में। इस जो जलियांवाला बाग जो है, इसमें दो तरह के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे। एक तो वो थे जो कि बैसाखी बनाने आए थे, और दूसरे वो जो कि गवर्नमेंट की, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ रणनीति कैसे तय की जाए ताकि वो जो लोग हैं उनका शासन यहाँ से खत्म हो जाए, तो उसकी रणनीति वो यहाँ पर बनाने आए थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो जो जनरल डायर था, उन्होंने एग्जिट जितने भी पॉइंट्स थे उसको जो है बंद करवा दिया और ओपन फायर स्टार्ट कर दी, यानी कि खुलेआम जो है गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया था। और काफी लोग, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मर रहे थे। As the news of Jallianwala Bagh spread, people attacked government building. These were strikes, clashes with the police, and attacks on the government building. जैसे ही जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ, उसकी जो खबर है, जो जब चारों ओर फैल गई, तो लोगों ने जो है वो अपना जो उनका विरोध था उसको करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि उन्होंने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, लोग पुलिस से भिड़ना स्टार्ट कर दिया, और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग थी उसको भी जो है उसमें भी तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि इसका जो एक तरह से बोल सकते हैं इसका जो रिजल्ट है वो इस तरह से निकल के आ रहा है कि लोग जो है इतने विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड द ब्रूटल रिप्रेशन। तो उन्होंने भी जो है दबावपूर्ण, और यानी कि दबावपूर्ण जो है इसका रिप्रेशन, इसका दबाव जो है इसको खत्म करने का प्रयास किया। जब गांधी जी ने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा हिंसा फैल रही है, तो उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि हम जितने भी मूवमेंट्स कर रहे हैं वो अहिंसा के पथ पर चले, यानी कि उसमें कोई भी हिंसा ना हो। बाय नॉन कॉर्पोरेशन, गांधी जी का ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे पे जब रूल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं, और यही बात उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखी हुई थी। गांधी जी said that the Britishers are here because of the corporation of India। ये बात की गई है फर्स्ट पॉइंट में कि जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पे रूल इसलिए कर रहे हैं, वो यहाँ पे इसलिए ही है क्योंकि हम इंडियंस उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं। Second point है, it become a movement because there are surrender of titles at the government awarded, boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods। यानी कि ये जो ये है, ये जो नॉन कॉर्पोरेशन था, ये मूवमेंट तब बना, आंदोलन तब बना जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो हमें टाइटल्स दिए हुए थे, हमने उसका जो है बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। जितने भी सिविल सर्विसेज थे उसको बाइकआउट करना स्टार्ट किया, आर्मी पुलिस का, कोर्ट्स में जो है जो वकील थे वो नहीं जाते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का हम लोगों ने बहिष्कार किया, स्कूल्स में बच्चों को नहीं भेजा, फॉरेन गुड्स और सर्विसेज जितनी भी थी हमने उन सभी का बहिष्कार किया। But some people again joined Britishers as they thought there will be more time for Indians own companies, so in that time they will be unemployed। लेकिन इसमें एक जो है हम इसमें लिमिटेशन ये भी देख सकते हैं, क्योंकि जो कई लोग थे, ठीक है, वो इस आंदोलन में ज्यादा भागीदारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि जैसे ही उन्होंने जितनी भी जॉब्स हैं वो छोड़ दी है, तो अब जो नए स्कूल्स या नई कंपनीज जो स्टार्ट होंगी हमारे इंडिया में, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो टाइम होगा, उस जो समय होगा नई बिल्डिंग्स या नए जो स्कूल्स हैं उसको स्टैब्लिश होने में, तो इतने में वो क्या हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए ये इसकी एक कमी भी मानी जा सकती है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। द मूवमेंट्स इन द टाउन, अब जो मूवमेंट चल रहे थे इस तरह के, वो टाउन्स में भी काफी हद तक अच्छे चल रहे थे, यानी कि अच्छे पैमाने पर चल रहे थे। ये जो जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं हमारे इंडिया में, इसमें जो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा अहम रहा है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स गिव अप जॉब्स, लीगल प्रैक्टिसेस एंड जॉइन मूवमेंट्स, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था, टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया था, जो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिशर्स के। लॉयर्स ने भी अपनी जो जॉब्स है वो छोड़ दी थी, लीगल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे थे, और क्या किया इन्होंने, आंदोलन में भागीदारी ली। जो और इसके साथ जो हमारे काउंसिल इलेक्शंस भी हो रहे थे उसको भी जो है नजरअंदाज, बायकॉट कर दिया था। फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने जो फॉरेन गुड्स थे उसको इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। तो इस तरह के आंदोलन उस टाइम पर चल रहे थे ब्रिटिश रूल के दौरान। अब इसमें एक एक्ट आता है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। हम अगर देखें कि जो
ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे चल रहा था, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे थे। जैसे कि अब इसमें जो बात की गई है वो स्वराज की बात की गई है। जो स्वराज है, हर तरह के लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग डिफरेंट होता था। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, तो हर तरह के लोगों के लिए कैसे डिफरेंट होता था। इसमें जो बात की गई है वो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए की गई है। वो ये चाहते थे प्लांटेशन वर्कर्स की वो कहीं भी आसानी से जा सके, यानी कि कहीं भी खेती कर सके। तो इस जो एक्ट था ये क्या बना हुआ था, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 which prevented them for leaving the plantation without permission। यानी कि इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो आपके प्लांटेशन में वर्क कर रहे हैं, उसमें वो बिना परमिशन के उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि जो स्वराज का मीनिंग है वो हर तबके के लोगों के लिए क्या है, अलग अलग किया, अलग अलग उनके मायने हैं। अब बात आती है साल्ट मार्च की। जो साल्ट मार्च है, गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना, क्योंकि सॉल्ट यानी कि नमक, नमक एक ऐसी कमोडिटी है जो कि हर तरह के तबके के लिए, जो हर तरह का जो लोग है उसमें वो यूज करता है, चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब। तो एक ऐसी नेसेसिटी कमोडिटी है जो कि हर कोई यूज करता है। और ब्रिटिशर्स ने इस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था, तो गांधी जी ने साल्ट मार्च को भी स्टार्ट किया था। साल्ट मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे, जो कि गुजरात का गांव था। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत साबरमती से की थी, ताकि वो इस जो सॉल्ट टैक्स है, यानी कि जो नमक पे जो टैक्स लगाया गया है, कर लगाया गया है, उसको हटा सके। Mahatma Gandhi started this famous salt march accompanied by 78 trusted volunteers। यानी कि महात्मा गांधी ने जो ये स्टार्ट किया था अपना साल्ट मार्च, वो 28 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट किया था। और इसी के साथ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो भी शुरुआत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एज पीपल ब्रेक colonial rule and also refuse cooperation as there was boycott of foreign goods, non-payments of taxes and breaking forest laws। यानी कि जो आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, ये जो है नॉन कॉर्पोरेशन से डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हम कॉलोनियल रूल को तो ब्रेक कर ही रहे थे, यानी कॉलोनियल जो लॉज है उसको तो हम ब्रेक कर ही रहे थे, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया, बाइकआउट करना भी स्टार्ट कर दिया था। फॉरेन गुड्स सर्विसेज का टैक्सेस हम लोग नहीं दे रहे थे इंडियंस, और जितने भी आपके जो फॉरेस्ट लॉज थे, ये जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट लॉज जो उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में रिजर्व किए हुए थे फॉरेस्ट, जिसमें इंडियंस का जाना मना होता था, उसको भी जो है हम जो इंडियंस थे वो तोड़ना चाह रहे थे। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो सॉल्ट मार्च है ये इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है और सक्सेसफुली हो रहा है, तो उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसका भी जो है इसको बंद कराने के लिए, इसको रिप्रेस कराने के लिए दबाव डाला कि ये जो है अब मूवमेंट खत्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अरेस्ट कर लिए कुछ बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें कि गांधी जी और नेहरू जी सम्मिलित थे, यानी कि इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गांधी जी ने देखा कि ये जो मूवमेंट है ये हिंसा का रूप ले रहा है, तो उन्होंने इस मूवमेंट को भी वापस ले लिया था। नेक्स्ट है हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, यानी कि अलग अलग तबके के लोगों ने इस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को कैसे देखा। इसमें आपके रिच पीजेंट्स आ रहे हैं, यानी कि अमीर तबके के जो किसान भाई हैं, पुअर पीजेंट्स यानी कि जो गरीब तबके के हैं, बिजनेस क्लासेस यानी कि जो व्यापारी भाई हैं, और वुमेन ने इस मूवमेंट में कैसी अपनी भागीदारी निभाई। तो पहले बात करते हैं रिच पीजेंट्स की। रिच पीजेंट्स में जो गुजरात के पाटीदार्स हैं ये सम्मिलित थे, और यूपी के जाट्स। तो इन लोगों की भागीदारी रही। देयर वॉज ट्रेड डिप्रेशन सच एज फॉल इन प्राइस एंड कैश इनकम। जो रिच पीजेंट्स थे, यानी कि जो अमीर तबके के जो किसान थे, उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों इसमें भागीदारी ली, क्योंकि उस टाइम पे जो है डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी, जो प्राइजेस थे या जो कैश इनकम थी वो उनकी अच्छी नहीं हो रही थी। तो वो लोग ये चाहते थे कि जो भी ब्रिटिश सरकार को हमें टैक्स देना पड़ता है, जो उनका रिवेन्यू है उसको जो है माफ कर दिया जाए। इसलिए जो रिच पीजेंट्स थे उन लोगों ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट अब बात आती है पुअर पीजेंट्स की, यानी कि जो गरीब किसान थे। तो गरीब किसान क्या चाहते थे कि जो भी उन्होंने लैंड ली हुई है, जमीन ली हुई है किराए पर, उसका जो रेंट है वो रेमिट कर दिया जाए, यानी कि छोड़ दिया जाए।
The Congress was unwilling to support no rent due to the fear of upsetting the rich peasants. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो पुअर पीजेंट्स है यानी कि जो हमारे गरीब तबके के जो किसान भाई हैं उनका जो रेंट है वो माफ कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें डर था इससे जो है रिच पीजेंट्स है वो बुरा मान जाएंगे। अब बात आती है बिजनेस क्लास की, यानी कि जो व्यापारी लोग थे, तो व्यापारियों में दो जो नाम है बहुत फेमस है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड जीडी बिरला। इन्होंने इसमें जो है अपनी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने एफसीसीआई का जो है गठन किया। एफसीसीआई का मतलब होता है द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि 1927 में इसका गठन हुआ था। और इन्होंने अपनी जो भागीदारी है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बहुत ही एक्टिवली निभाई, बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इन्होंने कहा जो बिजनेस क्लास के लोग थे कि हम बिल्कुल भी ना तो सेल करेंगे ना ही परचेज करेंगे, यानी कि ना तो बेचेंगे और ना ही खरीदेंगे जितने भी फॉरेन गुड्स हैं। अब बात आती है वुमेन की, यानी कि औरतों ने इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया। जितने भी मूवमेंट्स हुए उसमें जो वुमेन थी उनका जो है एक्टिवली रोल रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहा है इन मूवमेंट्स में। चाहे वो अर्बन एरिया के हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती हो या फिर रूरल एरिया की रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड वुमेन्स हो, उन सभी ने इसमें जो है भागीदारी ली। लेकिन गांधी जी और जो अदर लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि जो वुमेन्स है वो इन आंदोलन में मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट ना करके अपना घर और अपने बच्चों को संभाले। लेकिन जो वुमेन्स थी और वो अपना घर का काम करके उसके बाद आंदोलन में जाती थी और गांधी जी को सुनती थी। यहाँ तक कि जो उनका नमक आंदोलन था उनमें उसने इन्होंने नमक बनाया था और काफी अच्छे से भागीदारी ली थी। अब बात आती है कि क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस थी जो कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में रही। Dalits and the untouchables did not actively participate as they demanded for the reservation of seats, यानी कि जो दलित्स थे और या फिर जो अनटचेबल्स थे उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनको रिजर्वेशन मिले। जो बी आर अम्बेडकर है दैट इज हु इज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और जो लीडर थे दलित के, उन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन बनाया 1930 में, और जिस एसोसिएशन का नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और जो उनके ओपिनियन थे वो गांधी जी से क्लैश हो रहे थे, यानी कि मिसमैच हो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि रिजर्वेशन मिले शेड्यूल कास्ट को और गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सो द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्हिच गिव रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल काउंसिल्स, यानी कि फिर एक जो है पूना पैक्ट जो है वो साइन हुआ गांधी जी के बीच में और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, जिसमें कि ये कहा गया कि जो रिजर्वेशन है सीट्स का वो मिलेगा जो हमारे शेड्यूल कास्ट है प्रोविंशियल में और सेंट्रल काउंसिल्स में। इसी तरह से जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो ये चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिले। लेकिन एक लीडर और थे जो कि मुस्लिम लीग के थे जिनका नाम एम ए जिन्ना था। जिन्ना ये चाहते थे कि जैसे ही इनको रिजर्वेशन मिला ऐसी जो है मुस्लिम्स को भी जो है रिजर्वेशन मिले। इसलिए जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, जो मॉमनन्स थे, उन्होंने भी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया, अपना जो पार्टिसिपेट है, अपनी जो भागीदारी है वो इस मूवमेंट में नहीं दिखाई। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है और ये जो पैक्ट है ये 5 मार्च 1931 में हुआ था, जो कि गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। इसमें क्या था कि जो इरविन ये चाहते थे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है वो गांधी जी वापस ले लें, और गांधी जी ये चाहते थे कि जितने भी इन्होंने हमारे इंडियंस को गिरफ्तार किया है अराउंड 1 लाख, तो उसमें से जो है कुछ जो हमारे इंडियंस है उनको रिहा कर दिया जाए। और इन दोनों की सहमति से लास्ट पॉइंट ये दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स सेड दैट दे विल नॉट अरेस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर, और इन लास्ट में इन्होंने यही बोला था कि अब जो है हम कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे अरेस्ट नहीं करेंगे। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट है जो लास्ट है हमारा टॉपिक, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बाय 3 पैरामीटर्स और फैक्टर्स, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हुई, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिससे हमारे देश के लिए हमारे जो लोग हैं, हमारे जो इंडियंस हैं, उनके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग और उभर के आई। तो पहला दिया हुआ है यूनाइटेड स्ट्रगल। यूनाइटेड स्ट्रगल यानी कि सभी लोगों ने मिलजुल कर इसमें स्ट्रगल किया है, यानी कि हमारे देश को आजादी दिलाने में सभी लोगों की भागीदारी रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री फिक्शन सॉन्ग्स प्रिंट्स एंड सिंबल्स प्लेड रोल इन इंक्रीजिंग नेशनलिज्म, यानी कि जितने भी हम देखते हैं जैसे कि राष्ट्रभक्ति गीत जो है या फिर जितनी भी कविताएं हैं, कुछ ऐसे प्रिंट्स भी हुए हैं, प्रिंट जो है लोगों ने किया है जिससे कि लोगों में देशभक्ति की जो भावना है वो उत्पन्न हुई है। लास्ट दिया हुआ है भारत माता इमेज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870 एंड आल्सो रिटन वंदे मातरम, यानी कि इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भी अहम रोल रहा है, इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को एक भारत माता की इमेज के रूप में, हमारे एक भारत माता की जो एक प्रतिमा है उसके रूप में दर्शाया है, जिससे कि लोगों के मन में और ज्यादा देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो, और उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था। तो यही था हमारा आज का चैप्टर। So if you like this video, so don't forget to like and share my video and subscribe to the channel Udgam Pathshala. Thank you so much.